नमस्कार दोस्तों। मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं विवेक डेली अपडेट्स। हम यहां पे डिस्कस करेंगे हाल ही की कुछ घटनाओं पर जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करते हैं प्रेमचंद जी के बारे में, क्योंकि 31 जुलाई को उनका जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो धनपत राव श्रीवास्तव, जिनका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था, जो ज़्यादातर प्रेमचंद जी के नाम से जाने जाते हैं, वे हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार और विचारक भी रहे थे। उन्होंने सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन से ज़्यादा उपन्यास और दो बैलों की कथा, बड़े घर की बेटी, पुस की रात और बूढ़ी काकी जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कहानियां उनके द्वारा लिखी गई थी और उनकी कहानियों की संख्या लगभग 300 से भी अधिक थी। अधिकांश हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में लिखी गई थी। उन्होंने अपने दौर की सभी प्रमुख उर्दू और हिंदी पत्रिकाओं जैसे कि सरस्वती, माधुरी, जमाना, सुधा, चांद, मर्यादा आदि में भी लिखा था। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण और साहित्यिक पत्रिका हंस का भी संपादन और प्रकाशन भी किया था। इसके अलावा जब 1880 में उनके सम्मान में, माफ कीजिएगा, 1980 में उनके सम्मान में भारत सरकार ने उनके लिए एक डाक टिकट भी उनके नाम पे जारी किया था। जब सरकार ने उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन जब्त किया, तब उन्हें अपना नवाब राय नाम छोड़ना पड़ा। यहाँ नवाब राय नाम उनको छोड़ना पड़ा, जो इनका पूर्वत नाम था। धनपत राय के अलावा इनको नवाब राय के नाम से भी जाना जाता था। बाद में उनका अधिकतर साहित्य, जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रेमचंद जी के नाम से प्रकाशित हुआ। उनके बेटे अमृत राय ने कलम सिपाही नाम से पिता प्रेमचंद जी की जीवनी लिख डाली थी। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के एक अनमोल धरोहर हैं। दौलतमंद आदमी, उनका कहना था कि दौलतमंद आदमी जो सम्मान मिलता है वह उसका नहीं, उसकी दौलत का सम्मान है। और इसके अलावा उनका एक और फेमस कोट है, जिसको उनमें उन्होंने कहा था कि अन्याय होने पर चुप रहना अन्याय करने के समान थे। अगली खबर हम लोग देखते हैं कि जो राजस्थान की एक मंदिर से चोरी हुई और तस्करी के माध्यम से ब्रिटेन पहुंची एक भगवान शिव की 9वीं शताब्दी की एक दुर्लभ पाषाण प्रतिमा, जो अब ब्रिटेन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको ASI कहा जाता है, को सौंपी जाएगी। जटा मुकुट तथा त्रिनेत्र सहित चतुर्भुज रूप में नटराज नटेश की यह पाषाण प्रतिमा लगभग 4 फीट ऊंची है और यह भगवान शिव का प्रतिहार शैली में दुर्लभ चित्रण है। यह बलुआ पत्थर से निर्मित दुर्लभ प्रतिमा है और यह प्रतिमा बरौली में घाटेश्वर मंदिर में स्थापित थी और ये बरौली राजस्थान में आता है। तो ये मूर्ति, जैसा कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं, ये प्रतिहार साम्राज्य के समय की एक बहुत ही अनूठी और अद्भुत मूर्ति है। इसमें वास्तुकला और चित्रकला, मूर्तिकला सभी का एक अद्भुत संगम आपको देखने को मिलेगा। अब ये प्रतिहार साम्राज्य क्या होता है दोस्तों? प्रतिहार साम्राज्य के बारे में आपने इतिहास की किताबों में अवश्य पढ़ा होगा। ये गुर्जर प्रतिहारों के राज्य क्षेत्र को प्रतिहार साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 7वीं सदी के मध्य से 11वीं सदी तक उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्र पर शासन किया था। इन्होंने अरबी सेनाओं को सिंधु नदी के पूर्व बढ़ने से रोक दिया था और इसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नागभट्ट प्रथम ने खलीफा शासनकाल में भारत पे हुए आक्रमणों के दौरान जुनैद और तामीन के नेतृत्व वाली अरब सेना को पराजित किया था। गुर्जर प्रतिहार आकर्षक मूर्तियों, नक्शादारी पट्टिकाओं और खुले मंडप के मंदिरों के निर्माण के लिए भी जाना जाता है। प्रतिहार शैली की अगर आप लोग सबसे बड़ी उत्कृष्टता का उदाहरण देखना चाहते हैं तो उसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है खजुराहो का मंदिर, जो मंदिर अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध हो चुका है। विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस प्रतिवर्ष 30 जुलाई को मनाया जाता है। अभी बीते 30 जुलाई को विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस मनाया गया। इसे वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक प्रस्ताव द्वारा स्वीकृत किया गया था। विश्व प्रस्ताव तस्करी निषेध दिवस 2020 की थीम थी
मानव तस्करी की समाप्ति के लिए सबसे आगे कार्यरत, मतलब जो मानव तस्करी के समापन के लिए या रोकथाम के लिए जो व्यक्ति काम कर रहा है या जो संस्था काम कर रही है, वही इस वर्ष की थीम है। मतलब प्रारंभिक उत्तरदाता, जिसको हम लोग फर्स्ट रिस्पोंडर बोलते हैं, वही इस साल के थीम के लिए हैं। अब ये इस थीम, अब आप लोग बोलेंगे कि ये प्राथमिक उत्तरदाता होते कौन है? तो प्राथमिक उत्तरदाता या फर्स्ट रिस्पोंडर वे लोग होते हैं जो मानव तस्करी के शिकार व्यक्तियों की पहचान करने, उनकी सहायता करने, परामर्श देने और उनके लिए न्याय दिलाने जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रारंभिक उत्तरदाता तस्करों की सजा दिलवाने की चुनौतियों से भी निपटते हैं। दोस्तों, कोविड-19 महामारी के दौरान प्रारंभिक उत्तरदाताओं के अनिवार्य भूमिका को और भी महत्वपूर्ण कर दिया गया है। विशेष रूप से महामारी के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों ने उनके काम को और भी कठिन बना दिया था। फिर भी प्रारंभिक उत्तरदाताओं के योगदान को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिसको अब लाइमलाइट में लाना जरूरी हो गया है। अब मानव तस्करी मुख्य रूप से यौन शोषण, बलात्श्रम, जबरन भीख मंगवाने, बलात् विवाह, बच्चों को बेचने और बाल सैनिकों को रूप में भर्ती करने और मानव अंगों को निकालने के लिए अक्सर की जाती है। आपने अपने आसपास की घटनाओं में भी ये जरूर सुना होगा कि कुछ लोग अचानक से गायब हो जाते हैं। ये जो गायब होते हैं, ये वास्तव में तस्करी के शिकार हो जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि मानव तस्करी के शिकार कुल व्यक्तियों में 49% महिलाएं होती हैं और 23% लड़कियां होती हैं। यौन शोषण मानव तस्करी का सबसे आम कारण है तथा लगभग 59% मामलों में मानव तस्करी यौन शोषण के लिए ही की जाती है। इसके बाद बलात्श्रम 34% का स्थान आता है। अधिकांश मानव तस्करी देश की सीमाओं के भीतर ही होता है और इसके अलावा मानव तस्करी के शिकार कुछ व्यक्तियों को धनी देशों में भेजा जाता है। ऑपरेशन ब्लू हार्ट का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। ये ब्लू हार्ट अभियान होता क्या है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव तस्करी और समाज पर इसके प्रभाव के बारे में वैश्विक जागरूकता फैलाने के लिए ब्लू हार्ट अभियान का आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य इस जघन्य अपराध को रोकने, उसके विरुद्ध कार्यवाही करने और सरकार, नागरिक समाज, कारपोरेट क्षेत्र और आम नागरिकों को इसके लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा भारत में भी मानव तस्करी से संबंधित कुछ संवैधानिक और विधायी प्रावधान किए गए हैं। इसमें से प्रमुख है अनुच्छेद 23A। इसके तहत मानव तस्करी को निषिद्ध किया गया है और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम द इमोरटल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 ITPA व्यावसायिक यौन शोषण के लिए तस्करी की रोकथाम के लिए प्रमुख कानून है। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 370 और 370A के तहत मानव तस्करी के खतरे से निपटने के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं। यौन अपराधों में बालकों का संरक्षण POCSO अधिनियम 2012 के अंतर्गत बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए विशेष कानून भी बनाया गया है। अब हाल ही में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको आप लोग नासा के नाम से जानते हैं, द्वारा यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के शक्तिशाली रॉकेट एटलस, इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, रॉकेट एटलस 5 के मंगल 2020 परसेवरेंस रोवर को प्रक्षेपित किया गया था। इस मिशन को फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल एयरफोर्स के स्टेशन से लॉन्च किया गया था। यह संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पहले मंगल मिशन होप तथा चीन के तियानवेन के अंतरिक्ष यान के बाद इस महीने मंगल का यह तीसरा अभियान है। अब परसेवरेंस रोवर मंगल की सतह पर 18 फरवरी 2021 को उतरेगा। ये लगभग 8.5 महीने बाद मंगल की सतह पर उतरेगा। इस मिशन को कम से कम एक मंगल वर्ष तक जारी रखने की योजना है। अब ये एक मंगल वर्ष आप लोग जानते हैं जैसा कि ये पृथ्वी के लगभग 2 वर्षों के बराबर होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि 687 दिनों की अवधि के बराबर होता है। मंगल को सूर्य की परिक्रमा करने में अधिक समय लगता है, इसलिए उसका दिनों की संख्या अधिक होती है एक वर्ष में पृथ्वी के कंपैरिजन में। और इसका लैंडिंग साइट होगा जेज़ेरो क्रेटर। परसेवरेंस रोवर को मिशन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 7 उपकरणों से लैस किया गया है। अब
ये जो मिशन है ये वास्तव में होते क्यों हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्राचीन माइक्रोबियल जीवन के खगोलीय साक्ष्यों की खोज करना, वहां जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उनकी खोज करना इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा पृथ्वी पर वापसी के लिए मंगल ग्रह की सतह से चट्टानों और धूल के नमूनों को भी ये परसेवरेंस एकत्रित करेगा। इसके अलावा वहां एक प्रयोगात्मक हेलीकॉप्टर भी उतारा जाएगा, मंगल ग्रह की जलवायु और भूविज्ञान का अध्ययन करने के लिए यहाँ पे कार्य किया जाएगा। मंगल ग्रह संबंधी अब अभिरुचि का कारण आप लोग सोच रहे होंगे, इतने पैसे खर्च करके यहाँ लोग मंगल पे जाने के लिए इतने अ, अभियान क्यों चला रहे हैं, जबकि दुनिया में और भी समस्याएं हैं। आपने सुना होगा कि भारत ने भी अपना मंगलयान प्रक्षेपित किया था। वो कब किया था आप लोग कमेंट करके नीचे बताएंगे। तो मंगल ग्रह पृथ्वी के निकट स्थित है और यह लगभग 200 मिलियन किलोमीटर दूर है। अब एक ऐसा ग्रह है जिस पर मनुष्य घूमने अथवा लंबी अवधि तक ठहरने की आकांक्षा कर सकता है। मंगल पर अतीत काल से बहता हुआ पानी तथा वातावरण और जीवन होने का अनुमान किया जाता है। इसके अलावा निकट अवधि में मंगल ग्रह संबंधी अभिरुचियों में वृद्धि का महत्वपूर्ण कारण एलन मस्क आप लोग जानते हैं दोस्तों, द्वारा मंगल ग्रह की व्यवसायिक यात्रा की योजना बनाई गई थी और उसके बाद से ही मंगल ग्रह पे यह प्रक्षेपण तेज हो चुका है। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये नासा ने पहली बार इस मंगलयान को भेजा है। इससे पहले भी कई बार नासा ने मंगलयान को मंगल ग्रह पर भेज दिया है। इससे पहले भी नासा ने वर्ष 1997 में मार्स पाथफाइंडर मिशन के आरंभ से मंगल ग्रह पर रोवर भेज रहा है। मिशन के सफलता के बाद नासा ने साक्ष्य खोजने हेतु मंगल कार्यक्रम जारी रखने का निर्णय लिया है। दूसरी बार नासा ने वर्ष 2003 में भी मंगल पर जुड़वा रोवर्स स्पिरिट तथा अपॉर्चुनिटी भेजे हैं और नासा ने तीसरी बार वर्ष 2012 में क्यूरियोसिटी रोवर भेजा था, जो कि काफी फेमस है, जो आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। और जुलाई महीने में मंगलयान ज्यादा भेजने का कारण यह है दोस्तों कि ये प्रत्येक 2 साल में जुलाई के महीने में पृथ्वी और मंगल की दूरी काफी कम हो जाती है। इस वजह से यहाँ पे मंगलयान प्रक्षेपण की घटना ज्यादा बढ़ जाती है दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ, जिसमें पहला फैक्ट है कि हरियाणा वन विभाग द्वारा प्रायोगिक रूप से राज्य भर में हवाई बीजारोपण एरियल सीडिंग आरंभ कर दिया गया है। अब इस तकनीक से अरावली के दुर्गम क्षेत्रों में भी वृक्षारोपण किया जा सकेगा। इस प्रायोगिक परियोजना इस तकनीक तथा बीज प्रकीर्णन क्रियाविधि की प्रभावशीलता को निर्धारित करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा हवाई बीजारोपण वृक्षारोपण की एक तकनीक होती है। अगर आप लोगों को पता ना हो कि हवाई बीजारोपण होता क्या है, तो इसमें मिट्टी, खाद व अन्य आवश्यक तत्वों के मिश्रण से ढके हुए बीजों को गोले बनाकर हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर या ड्रोन आदि हवाई उपकरणों का उपयोग करके जमीन पर छिड़काव दिया जाता है। जिससे ये क्या होता है कि ये हवा में घूमने के बजाय सीधे जमीन पे आ जाते हैं, क्योंकि ये मिट्टी, खाद और अन्य आवश्यक तत्वों के मिश्रण के लेप की वजह से ये थोड़ा भारी हो जाता है। इन बीज के गोलों को पर्याप्त वर्षा होने पर अंकुर निकल आएंगे तथा इनमें पहले से मौजूद पोषक तत्व शुरुआती विकास में इनकी सहायता करेंगे। इस तकनीक के क्या लाभ हैं? इससे खड़ी ढलान वाले खंडित मार्ग रहित दुर्गम क्षेत्रों में भी पारंपरिक वृक्षारोपण अत्यधिक कठिन हो जाती है। इस वजह से इन क्षेत्रों में एरियल सीडिंग की सहायता से सरलतापूर्वक वृक्षारोपण किया जा सकेगा। इस तकनीक में बीजों के अंकुरण तथा वृद्धि की एक विशिष्ट प्रक्रिया भी होती है। इसमें बीजों के प्रकीर्णन के पश्चात ध्यान देने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यही कारण है कि बीज के गोले को रोपण को फेंको और भूल जाओ तरीके के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यहाँ दूसरा मेन पॉइंट आज का है अनुच्छेद 239 ए। तो दिल्ली पुलिस ने कुछ महीने पूर्व दिल्ली में दंगों संबंधित मामले की उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के लिए वकीलों की एक पैनल
नियुक्त किया था, जिसे दिल्ली सरकार ने खारिज कर दिया था। हाल ही में उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा दिल्ली सरकार के फैसले को पलट दिया गया है। दिल्ली सरकार की कैबिनेट के निर्णय को पलटने के लिए उपराज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239A के तहत अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग किया गया था। दोस्तों, इस अनुच्छेद के तहत दिल्ली सरकार उपराज्यपाल के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य है। समय समय पर देखने को मिलते आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल और वहां के एलजी अनिल बैजल के बीच काफी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की कुछ घटनाओं पे हम नजर डाल लेते हैं। अब यहाँ पे माननीय भूपेश बघेल जी ने यहाँ पे लोगों को 15 अगस्त को एक सौगात देने की योजना बनाई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में अब 7 नए जिले बनेंगे, जिसमें बिलासपुर संभाग का पेंड्रा रोड अलग करके नया जिला बनाया जाएगा। सरगुजा संभाग में कोरिया जिला का चिरमिरी और मनेन्द्रगढ़ को अलग करके एक नया जिला बनाया जाएगा। उसके अलावा प्रतापपुर और वाड्रफनगर को भी मिलाकर एक नया जिला बनाने की योजना बनाई गई है। वहीं पे रायपुर संभाग में बलौदाबाजार भाटापारा जिले में भाटापारा को अलग करके स्वतंत्र जिला बनाने की योजना बनाई गई है। और दुर्ग संभाग में राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधानसभा क्षेत्र और कानपुर की मिलाकर अंबागढ़ चौकी अलग जिला बनाने की योजना की गई है। इसके अलावा अब शिक्षकों के लिए एक नया निर्देश जारी किया गया है, जिसमें उनसे कहा गया है कि वो यूनिफॉर्म और किताब बच्चों को घर घर जाकर बांट के आए और बच्चों को इससे पढ़ने में मदद मिलेगी। पर शिक्षकों का कहना है कि बड़ी संख्या में क्षेत्र और गांव कंटेनमेंट जोन बन गए हैं, जिससे शिक्षक वहां पे जाने में आनाकानी या फिर बच रहे हैं। शिक्षकों की मांग है कि पालकों को स्कूल में बुलाकर ही किताबें और यूनिफॉर्म बांट दिया जाए। इसके अलावा वन मंत्री छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने एक और नया योजना लॉन्च किया है, जिसमें तेंदुपत्ता पत्ता संग्राहकों के लिए राज्य सरकार ने बीमा योजना लागू किया है। इस बीमा योजना में परिवार के मुखिया की आयु अगर 50 वर्ष से अधिक ना हो तो उसे आकस्मिक मृत्यु पर 4 लाख रुपए, दुर्घटना की मौत पर 2 लाख रुपए एवं पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख, आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपए दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल के वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।